नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका। अब आगे बात करते हैं हम लोग। प्रीवियस लेक्चर में हमने देख लिया था कि अंग्रेजों में और फ्रांसीसियों में आ, तीन संघर्ष होते हैं। ठीक है। और जो लास्ट वाला जो संघर्ष होता है, जो 1756 से 1763 तक चलता है। इस वाले केस में क्या हो रहा है कि 1760 आते आते, ठीक है, गोंडी वॉस एक जगह है, वहां पे दोनों भिड़ते हैं, दोनों सेनाएं भिड़ती हैं। और जो इंग्लिश होते हैं, वो क्या होते हैं, वो विजयी घोषित हो जाते हैं, मतलब वो जीत जाते हैं। ठीक, ये चीज यहां तक क्लियर हो चुकी है। यानी अब इंडिया में क्या है, इंडिया में इस समय बस अब इंग्लिश जो पावर है ना, वही बची रह गई है, और बाकी जितने भी यूरोपियंस थे वो सब कहीं ना कहीं चले गए हैं बैकग्राउंड में, मतलब खत्म हो चुके हैं, या तो उनका अस्तित्व अगर बचा भी है तो कोई मतलब नहीं है उसका। इतनी चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं, इतनी चीजें पे हमने बात कर ली है। अब तो बात करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि भाई दोनों आए थे व्यापार करने। 1708 में आती है ईस्ट इंडिया कंपनी, और सॉरी, 1608 में आती है ईस्ट इंडिया कंपनी, और 1664 में आती है आपकी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। दोनों व्यापार करते हैं, दोनों आपस में संघर्ष करते हैं, दोनों फाइट करते हैं मार्केट को लेके, सामान को लेके, ट्रेडिंग को लेके, लेकिन अल्टीमेटली विजयी कौन होता है? इंग्लिश आपके विजयी हो जाते हैं। इस विजय के बाद एक ध्यान देने वाली चीज ये है कि इस विजय के बाद जो अंग्रेज थे ना, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बाहर नहीं भेजा इंडिया के। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्रांसीसियों से ये कहा कि तुम ठीक है, तुम हार गए, अब तुम यहां पे रहो, ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई तुम सेना नहीं बनाओगे, तुम हमारे नियम के अनुसार चलोगे, और तुम तभी तक यहाँ पे रह सकते हो जब तक हम कहेंगे, मतलब कुल मिला के जो हम कहेंगे तुमको वो करना होगा। तो इन सारे नियमों को तुम्हें फॉलो करना होगा, तभी तुम यहाँ पे रहोगे। तो अल्टीमेटली फ्रेंच हार गए थे, तो उनको पता था कि आज नहीं तो कल उनको जो भी मिल रहा है मिलने दो, आज नहीं तो कल बाहर निकलना ही निकलना है। ठीक है, तो इस टॉपिक को डिस्कस किया जाए कि भाई दोनों कंपनी थी, ठीक, दोनों आए थे ट्रेड करने के लिए इंडिया में, तो आखिर फ्रेंच हार क्यों गए, और जो ब्रिटिश थे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो जीती क्यों? डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है और जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी वो सरकारी कंपनी थी। उसको कौन बनाया था? जो लुई 14वां था, उसने उसको फॉर्म किया था, और ये सरकारी पर्पज से फॉर्म हुआ था। हुआ क्या था कि जो लुई 14वां है, लुई 14th, उसने क्या किया, फ्रांस में जब वो राजा बना, तो उसने एक परमानेंट आर्मी, मतलब एक अस्थाई आर्मी का उसने वो किया कि अब यहाँ पे एक अस्थाई आर्मी रहेगी। कहाँ पे? फ्रांस में। तो भाई अस्थाई आर्मी रहेगी तो उसको पैसा देना होगा, उसको पैसा देना होगा, उसका खर्चा निकालने के लिए, सब कुछ। तो हर चीज के लिए तो पैसा चाहिए ना। अब फ्रांस की इतनी औकात नहीं थी कि इतना परमानेंट आर्मी रख के सबको पैसा दे, सबको सैलरी दे, सारा सामान, वेपन्स, ये सब चीजें दे। तो लुई 14वें ने सोचा कि भाई देखो, ऐसा है कि ट्रेडिंग करो, बिजनेस करो, बहुत पैसा है इंडिया में, सामान ले आके यहाँ बेचो, यूरोप में बहुत डिमांड है, पैसा आएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है, जो पुर्तगाली थे वो कर रहे थे, तो हम भी करेंगे। पहला डिफरेंस ये था। और जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो क्या थी? वो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का मतलब क्या? वैसे समझिए कि जैसे कि यहाँ पे 20 लोग हैं, ठीक, सबने क्या किया, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाया, मान लीजिए, और एक कंपनी बनाई उन्होंने। ये कंपनी बनी। अब जहां पे किसी कंपनी का एक मालिक है, ठीक, तो वो भाई अगर फैसला लेता है, तो हो सकता है उसका फैसला कुछ गलत हो जाए, सही हो जाए। बहुत कुछ कंपनी का जो भाग्य है उसके मालिक पर डिपेंडेंट होगा कि वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है, वो व्यवहार कुशल है नहीं है, कार्य कुशल है नहीं है, एबल एडमिनिस्ट्रेटर है कि नहीं है। तो कंपनी का फॉर्च्यून किसी एक बंदे पर डिपेंडेंट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे तो बहुत से लोगों ने पैसा लगाया उस कंपनी में, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है।
अब ये सब मिल के डिसीजन ले रहे हैं, सब मिल के चाह रहे हैं कि हमारी कंपनी अच्छा करे, हमें प्रॉफिट मिले, हमें इसका फायदा देखने को मिले। तो भाई जहाँ पे 20 लोग मिलके कोई डिसीजन ले रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो ये भलाई सोचेंगे ना। एक आदमी गलत हो सकता है, एक आदमी कामचोर हो सकता है, 20 तो कामचोर होंगे नहीं, 20 तो बेवकूफ होंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी इस वजह से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहीं ना कहीं ये बेनिफिट था कि वो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी। और एक चीज और कि ये जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी ना, तो इसमें ऐसा नहीं है खाली जो कॉमन लोग हैं, जो आम आदमी, उनका पैसा था। जो पॉलिटिशियंस थे, जो वहां के राजा थे, राजा रानी, जो शाही परिवार था, जो बिजनेसमैन थे, मतलब हर तबके के लोग, हर तरह के लोग, सबका पैसा इन्वॉल्व था। तो राजा भी जो शाही परिवार था वो भी चाहता था ये अच्छा करे, राजा रानी भी चाहते थे अच्छा करे, बिजनेसमैन भी चाहते थे अच्छा करे, पॉलिटिशियन भी चाहते थे अच्छा करे, आम आदमी भी चाहते थे अच्छा करे। तो कुल मिला के पूरा जो इंग्लैंड यानी पूरा जो देश था, वो चाहता था ये कंपनी प्रॉफिट कमाए, ये कंपनी अच्छा करे। तो भाई जब पूरा देश मिलके चाह रहा है, पूरा देश लगा हुआ है आपके पीछे, तो आप अच्छा करेंगे ही करेंगे। ठीक। दूसरी कमी क्या थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में? देखिए यहाँ पे मैं एक तरफ कमी बता रहा हूँ, तो एक तरफ पॉजिटिव बता रहा हूँ। कमी इसकी बता रहा हूँ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो क्यों हारी, और अच्छाई किसकी बता रहा हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो क्यों जीती, क्यों डिफरेंट थी वो। दूसरी चीज की फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में प्रॉब्लम क्या थी ना, कि वो ये जो कंपनी थी ना, वो लुई चौदहवा जब थे, जब वो लुई चौदहवा राजा था, ठीक है, तब तो दिक्कत नहीं थी, तब कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो भाई बहुत कुशल आदमी था, वो आदमी बहुत अच्छा था, बखाली आदमी था वो। लेकिन जब वो गया, उसके बाद जब अलग दूसरे राजा आए, जैसे लुई 15वां आया, चाहे जो भी आए, तो वो वही मुगल शासन वाली कहानी हो गई थी। और जब के बाद कैसे हालत हुई थी मुगल साम्राज्य की, वही हालत यहाँ भी थी। जो लुई 15वां था, ये बड़ा कामचोर आदमी था। ठीक है। बस नाम रख देने से कुछ नहीं होता, सब अपना नाम लुई लुई रखे थे, तो थोड़ी लुई हो जाएगा। था ये बड़ा कामचोर आदमी, और बड़ा कहते हैं ना करप्ट था ये। तो अगर मालिक ही खराब है, अगर मालिक ही बेकार निकल गया, तो बाकी आपके सर्वेंट वर्कर या आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, वो भी मनमानी करेंगे, वो भी बेकार हो जाएंगे। कोई कहानी यहाँ भी थी कि यहाँ पे कोई डिसिप्लिन नहीं था इस कंपनी में। ठीक। कोई वो नहीं था कि हमें अच्छा करना है, हमें इसको फायदा पहुंचाना है। ठीक है, क्योंकि लोगों को पता था कि हम इतना मेहनत करेंगे, हम लड़ेंगे झगड़ेंगे, अपना खून बहाएंगे कंपनी के लिए, तो अल्टीमेटली फायदा किसको होगा? फायदा राजा को होगा। अल्टीमेटली फायदा किसको होगा? और यहाँ क्या था ईस्ट इंडिया कंपनी में, कि भाई सबका पैसा लगा हुआ था, इनको पता था कि जो कंपनी के सर्वेंट है उनका ही पैसा लगा हुआ था, तो उनको पता था कि भाई ठीक है, अपने लिए करो, कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो अपना भी तो फायदा है। ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो सैलरी वैलरी थी, वो भाई बहुत लेट मिलती थी। जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी था, भाई सैलरी नहीं मिलेगी तुम्हारे वर्कर को, तुम्हारे सेना को, तुम्हारे वो तो किस एनर्जी से वो काम करेंगे? ले दे के तो सैलरी मिलती थी उनको। अब सैलरी भी नहीं मिल रही है, पैसा कमाने के लिए वो आया, पैसा ही नहीं दोगे तो किस एनर्जी से काम करेंगे वो? जबकि इसके उल्टा था बिल्कुल, ईस्ट इंडिया कंपनी में वहां सब कुछ टाइमली था, सब कुछ। सैलरी तो छोड़िए, उसके अलावा भी उनको सुविधाएं मिलती थी बहुत सारी। ठीक है। तो ये तो ऊपर ऊपर कहानी थी। अब एक चीज और ध्यान रखिए कि भाई, ये देखिए कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो कितना ज्यादा अपने कंपनी के लिए, कहते हैं ना, कि लगी हुई थी। 1664 में क्या होता है कि वहां के राजा होते हैं ब्रिटेन के, उनका नाम था प्रिंस चार्ल्स, राजा क्या राजकुमार कहिए, प्रिंस चार्ल्स। उनकी जब शादी होती है, तो उनको पुर्तगालियों से, बॉम्बे जो है ना, बॉम्बे पहले पुर्तगालियों के अधीन था उस समय, तो बॉम्बे उनको मिलता है दहेज में, पुर्तगालियों से किसको मिलता है? प्रिंस चार्ल्स को बॉम्बे मिल गया। तो प्रिंस चार्ल्स ने क्या किया, ये बॉम्बे उन्होंने किसको ट्रांसफर कर दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को। भाई अगर किसी कंपनी के पास लैंड आ गया, एरिया आ गया, उसके पास रेवेन्यू का सोर्स आ गया, ये बड़ी बात है ना, कि भाई वो मालिक बन गई। भारत में वो बॉम्बे की मालिक बन गई ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ से आपको पिक्चर समझ में आ रहा है कि जो कंपनी थी, उसके लिए जो वहां का शाही परिवार, जो वहां का कहते हैं ना किंगशिप या किंगडम जो था, ब्रिटिश किंगडम जो था, या जो ब्रिटिश राजा या रानी जो भी थे उस टाइम पे, वो कितना ज्यादा उसके लिए कंसर्न्ड थे।
यहीं से देख के समझ में आ रहा है कि भाई अगर किसी चीज के लिए आप लगे हुए हैं, किसी चीज को आप इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, वो अच्छा करेगी ही करेगी। और इसका उल्टा था, फ्रांसीसी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या था, उल्टा था। राजा अपना अलग मस्त है, सरकार अपना कैसे चल रही है, भगवान भरोसे चल रही है, तो ठीक है, तो प्रॉब्लम्स थी। तीसरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या थी, हमने देखा था उसमें क्या हुआ था कि जब पहला संघर्ष होता है, फर्स्ट स्ट्रगल जो होता है, उस समय फ्रांस नहीं, मतलब जो इंडिया है, इंडिया में जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, उस समय गवर्नर था डुप्ले। डुप्ले, ये आदमी बहुत, कहते हैं ना, तगड़ा आदमी था। तगड़ा इन द सेंस कि मोटा चौड़ा नहीं, मतलब तगड़ा अपने दिमाग की वजह से। तो इसने, ठीक है, रणनीतियां बनाई, ये लड़ा भी, इसने अपनी कूटनीति सब कुछ किया, अल्टीमेटली ठीक है, विजय नहीं मिलता है, हार जाते हैं ये, लेकिन हार डिसीजिव हार नहीं होती, मतलब अंतिम रूप से हार नहीं होती, संधि होती है, और अंग्रेज और एक जो है फ्रांस संधि कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो फ्रांस होते हैं वो हार जाते हैं, जो फ्रेंच है वो हार जाते हैं, पहले वाले में जो पहला स्ट्रगल होता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है,